नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल व्योम व्यू पॉइंट पर। यहाँ हम भारत के प्राचीन इतिहास, विज्ञान और उन अनसुलझे रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे चैनल का मकसद है आपको ऐसी जानकारी देना जो न सिर्फ दिलचस्प हो बल्कि आपको हमारे गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ दे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कैलासा मंदिर की, जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया है और जो अपने आप में एक अद्भुत निर्माण है। कैलासा मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है और ये ऐसा मंदिर है जो अपनी अद्वितीय निर्माण शैली और तकनीक की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहा जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, लेकिन इसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर कैसे बनाया गया, वो भी तब जब न कोई एडवांस्ड मशीनरी थी और न ही आज के जैसे टूल्स। तो क्या इस मंदिर का निर्माण केवल साधारण मानवों के हाथों से संभव था, या फिर इसमें कोई खोई हुई ज्ञान की शक्ति का योगदान है? क्या यह प्राचीन सभ्यताओं की तकनीक का उदाहरण है या कुछ और? आज के इस सफर में हम जानेंगे कि कैलासा मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से रहस्यमयी तत्व छुपे हैं और क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की देन है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है और आप भी हमारे साथ इस तरह के रहस्यमयी विषयों में रुचि रखते हैं तो व्योम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसे अनोखे विषय जो आपके ज्ञान और जिज्ञासा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनसुलझे रहस्य की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमने अपने इतिहास की हर गहराई को समझ लिया है या अभी भी कुछ बाकी है। आइए कैलासा मंदिर की अनोखी यात्रा पर चलते हैं। अब जब हमने कैलासा मंदिर के अद्वितीय अस्तित्व के बारे में जान लिया है, तो चलिए इसके अद्भुत शिल्प और निर्माण शैली पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे सिर्फ एक ही चट्टान से तराशा गया हो। इसका हर एक हिस्सा हमें एक ऐसी कला और विज्ञान के बारे में बताता है जो आज भी हमारे समझ से परे है। दोस्तों, कैलासा मंदिर को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ हर एक पत्थर का टुकड़ा एक कहानी बयान करता है। यहाँ पर भगवान शिव, गणेश, नंदी और अन्य देवी देवताओं की इतनी सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं कि इन्हें देखकर एक बार के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह मानव द्वारा किया गया कार्य है। इतनी गहराई और बारीकी से की गई कार्विंग्स, वो भी बिना किसी एडवांस्ड मशीनरी के, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। माना जाता है कि मंदिर को बनाने में हजारों मजदूरों और कारीगरों ने 20 साल से भी ज्यादा का समय लगाया, लेकिन आज के वैज्ञानिकों के लिए इसे केवल हाथ के औजारों से करना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ हर एक स्कल्पचर, हर एक कार्विंग इतनी परफेक्ट है कि हमें लगता है कि इसके कारीगर न सिर्फ अपने समय के मास्टर थे, बल्कि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज के समय में भी दुर्लभ है। मंदिर की निर्माण शैली भी अत्यंत अनोखी है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। पहले मंदिर का ऊपरी हिस्सा बनाया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर कार्विंग की गई। लेकिन इस टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। सोचिए, उस समय जब आधुनिक क्रेन्स और ड्रिलिंग मशीन्स नहीं थीं, तब कैलासा मंदिर जैसा विशाल निर्माण कैसे संभव हो पाया? कुछ लोग कहते हैं कि यह कार्य उस युग के महान कारीगरों का हुनर है, तो कुछ इसे किसी खोई हुई तकनीक का प्रमाण मानते हैं। मंदिर में स्टोन कटिंग की टेक्निक इतनी एडवांस्ड है कि विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इसमें जियोमेट्रिकल और इंजीनियरिंग नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान था। कुछ थ्योरीज यह भी मानती हैं कि यह मंदिर किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के वैज्ञानिक ज्ञान का परिणाम हो सकता है। यहाँ तक कि दीवारों पर की गई हर एक कार्विंग अपने आप में अलग और विशेष है। यहाँ पर मिथोलॉजिकल सीन्स, नृत्य करती हुई आकृतियाँ और इंट्रिकेट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो इस मंदिर के गौरव को और बढ़ाते हैं। कैलासा मंदिर का यह इंट्रिकेट डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन इसे न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बनाता है, बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल वंडर भी बनाता है जो विज्ञान और कला का अद्भुत मिश्रण है। तो कैलासा मंदिर का यह कंस्ट्रक्शन और कार्विंग्स क्या हमें उस समय की खोई हुई तकनीक और विज्ञान का संकेत देते हैं? क्या यह मानवीय प्रयास था या फिर किसी प्राचीन सभ्यता का योगदान? हमारे साथ इस सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी तथ्यों का अनावरण होगा। हमने कैलासा मंदिर की अद्भुत कार्विंग्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाने वाले आर्टिजन्स कौन थे और ऐसी टेक्निक्स क्या थीं जिनसे यह निर्माण संभव हुआ? इस महाकाय निर्माण के पीछे हजारों शिल्पकारों की मेहनत थी, जिनके बारे में हम आज भी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं।
इन आर्टिजन्स की कुशलता इतनी एडवांस्ड थी कि उन्होंने एक ही रॉक को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस मंदिर की रचना की। सोचिए, बिना किसी आधुनिक टूल्स और मशीनरी के यह कार्य कैसे किया गया होगा। ऐसा माना जाता है कि इन आर्टिजन्स ने टॉप डाउन कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो आज के इंजीनियर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। मंदिर की सबसे ऊंची छत से कार्विंग शुरू कर आर्टिजन्स ने धीरे धीरे नीचे की ओर काम किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में न तो किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी और न ही गलती की गुंजाइश थी। कैलासा मंदिर के हर पिलर, हर दीवार पर जो कार्विंग्स हैं, वे हमें एंशिएंट इंडियन आर्टिजन्स की डीप नॉलेज ऑफ जियोमेट्री और सिमेट्री के बारे में बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस समय इन टेक्निक्स को सिखाने का कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सिस्टम रहा होगा। कई स्कॉलर्स का मानना है कि प्राचीन भारत में शिल्पकला की शिक्षा के लिए गिल्ड्स हुआ करते थे, जहां एक आर्टिजन अप्रेंटिस को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। कैलासा टेम्पल जैसे निर्माण कार्य के लिए केवल सबसे स्किल्ड आर्टिजन्स का ही चयन किया जाता था। जरा सोचिए, एंशिएंट आर्टिजन्स के पास न तो कैलकुलेटर्स थे, न ब्लूप्रिंट्स, फिर भी हर स्कल्पचर, हर पैटर्न का अलाइनमेंट इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। यह कला सिर्फ एक टैलेंट नहीं थी, यह साइंस का ब्लेंड था। यहाँ के इंट्रिकेट डिजाइन्स में हमें प्रकृति, मिथोलॉजी और मानव की अनोखी कल्पना का ब्लेंड देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों पर जो स्टोरीज डिपिक्टेड हैं, वे उस समय की रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स को एक्सप्रेस करती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में आर्टिजन्स ने अलग अलग टीम्स में काम किया होगा, जहां हर टीम एक स्पेसिफिक पार्ट की कार्विंग पर फोकस करती थी। ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से ही इस मैसिव प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता था। मंदिर की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ये साबित करती है कि एंशिएंट आर्टिजन्स न केवल आर्किटेक्चर में माहिर थे, बल्कि उन्हें रॉक स्टेबिलिटी और लोड बेयरिंग टेक्निक्स का भी गहरा ज्ञान था। ये टेक्निक्स इतनी प्रिसाइज थीं कि आज भी ये मंदिर इंटैक्ट खड़ा है। तो क्या यह संभव है कि इन आर्टिजन्स के पास ऐसा लॉस्ट नॉलेज था जो अब हमारे पास नहीं है, या फिर उनके पास ऐसी टेक्निक्स थीं जिन्हें आज के विज्ञान की भाषा में समझना मुश्किल है। इन आर्टिजन्स के टेक्निक्स और उनका साइंस की ओर रुझान दोनों ही उस समय के साइंटिफिक और कल्चरल नॉलेज के डेप्थ को दर्शाते हैं। शायद यही वो कारण था कि वे इतनी परफेक्शन के साथ एक कंप्लीट मॉन्यूमेंट की रचना कर पाए। दोस्तों, इन टेक्निक्स के बारे में सोचते हुए यह सवाल उठता है कि क्या आज के समय में भी हम इस लेवल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या क्या इन एंशिएंट आर्टिजन्स ने हमें आर्किटेक्चर के बारे में ऐसी बातें सिखाई हैं जो अभी भी हमारी ग्रास्प से परे हैं। अगले चैप्टर में हम कैलासा मंदिर के रहस्यमयी डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में और गहराई से जानेंगे। बने रहिए वायोम व्यू पॉइंट के साथ। कैलासा मंदिर का निर्माण जितना विशाल है, उससे भी ज्यादा अद्भुत है इसका क्रिएशन प्रोसेस। यह टेम्पल टॉप डाउन कार्विंग मेथड से बनाया गया, यानी ऊपर से नीचे तक एक ही रॉक को काट कर इसकी पूरी स्ट्रक्चर तैयार की गई। पर क्या यह वास्तव में संभव था? क्या यह एंशिएंट आर्टिजन्स की अनमैच्ड स्किल का नतीजा था, या कुछ और रहस्य छिपा है इस टेक्निक में? टॉप डाउन कार्विंग टेक्निक आज के आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। सोचिए, बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के, एंशिएंट आर्टिजन्स ने कैसे इस टेक्निक को इतनी परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया होगा। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में फाउंडेशन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी कंस्ट्रक्शन एक ही रॉक से ऊपर से नीचे की ओर की गई है। यह सिर्फ एक आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग भी थी। टॉप डाउन कार्विंग का मतलब था कि आर्टिजन्स को टेम्पल के फाइनल डिज़ाइन का पूरा मैप अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ता। सोचिए, एक भी गलती का मतलब होता एंटायर स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाना। फिर भी इस तरह का एक भी एविडेंस नहीं मिलता कि इस प्रोसेस में कभी कोई एरर हुई हो। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह कंस्ट्रक्शन कई फेजेस में हुआ होगा। पहले रॉक की सरफेस से प्राइमरी स्ट्रक्चर का आउटलाइन बनाया गया होगा, और फिर लेयर बाय लेयर डिटेल्ड कार्विंग की गई होगी। आर्टिजन्स को पता था कि टेम्पल के डिफरेंट लेवल्स पर कार्विंग करने के लिए कितनी डेप्थ और प्रिसिजन की ज़रूरत है। और सबसे अनोखी बात यह है कि टेम्पल के हर लेवल पर कार्विंग्स की सिमेट्री और अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट है कि मॉडर्न डे प्रिसिजन टूल्स भी इसके सामने कमज़ोर लगते हैं। इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के दौरान स्टेबिलिटी और लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच ने इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने में मदद की, क्योंकि टेम्पल के टॉप से लेकर बेस तक लोड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था। पर क्वेश्चन यह उठता है, कैसे एंशिएंट आर्टिजन्स ने यह सब कैलकुलेट किया होगा? भारत के अलावा दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के उदाहरण मिलते हैं, जैसे पेट्रा, जॉर्डन में। परंतु
कैलासा टेम्पल जितनी विशालता और इंट्रिकेसी वाले उदाहरण और कहीं नहीं मिलते। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इन आर्टिजन्स के पास ऐसा नॉलेज था जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। ये माना जाता है कि कैलासा मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, लेकिन उस समय इस तरह की इंजीनियरिंग और डिज़ाइन कैसे संभव था? क्या ये केवल ह्यूमन स्किल का नतीजा था, या फिर इस टेक्निक में कुछ ऐसा था जो अब हम भूल चुके हैं? जब भी हम इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्या आज के टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ भी हम इस लेवल का एक स्ट्रक्चर रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या हमारे पास उस लेवल का विजुअलाइजेशन और प्लानिंग है? शायद ये मंदिर हमें एंशिएंट नॉलेज के डेप्थ को फिर से एक्सप्लोर करने का मौका देता है। क्या हम इस टेम्पल से कुछ सीख सकते हैं जो हमारी मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में भी यूजफुल हो सकता है? दोस्तों, ये टॉप डाउन कार्विंग टेक्निक सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मेथड नहीं है, ये एक माइंड बॉगलिंग अचीवमेंट है जो यह साबित करता है कि एंशिएंट आर्टिजन्स के पास केवल टूल्स नहीं बल्कि एक गहरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी थी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे टेम्पल के उन डिज़ाइन सीक्रेट्स के बारे में जो इसकी ब्यूटी और मिस्ट्री को और बढ़ाते हैं। व्योम व्यू पॉइंट के साथ बने रहिए। कैलासा मंदिर की आर्किटेक्चर को देखकर यह सवाल उठता है, क्या इस मंदिर को सिर्फ उस दौर के साधारण टूल्स से बनाया जा सकता था, या फिर इसके पीछे किसी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हाथ था? कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे एंशिएंट पास्ट में ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थीं जो तकनीकी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी आगे थीं। इन सिविलाइजेशंस के बारे में थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने कई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी परे हैं। और कैलासा मंदिर की कंस्ट्रक्शन को देखकर यह सवाल उठता है, क्या इसे ऐसी ही किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया था? जब हम कैलासा टेम्पल की तुलना दुनिया के कुछ और एंशिएंट मार्वल से करते हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड्स, पेरू का माचू पिचू और पेट्रा, तो ये देखने को मिलता है कि कई ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका निर्माण आज भी एक रहस्य है। क्या यह सब एविडेंस है कि प्राचीन काल में एडवांस्ड नॉलेज का प्रसार कई जगहों पर हुआ था? इमेजिन कीजिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास सोफिस्टिकेटेड मशीनरी थी, एक ऐसी इंजीनियरिंग समझ थी जो हमें समझने में अभी भी कठिनाई होती है। टॉप डाउन कार्विंग जैसे मेथड्स शायद उनके लिए सामान्य थे, जबकि हम आज इसे एक अनोखा और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानते हैं। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इन कार्विंग्स और स्कल्पचर्स की प्रिसीजन इंडिकेट करती है कि इसे बनाने वाले आर्टिजन्स के पास एडवांस्ड टूल्स रहे होंगे। पर सवाल ये है, उस दौर में ऐसे टूल्स कहाँ से आए? क्या यह संभव है कि एंशिएंट आर्टिजन्स के पास कुछ ऐसी नॉलेज और टूल्स थे जो अब खो चुके हैं? ऐसा भी माना जाता है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने इस टेम्पल का निर्माण किया तो उनके पास एक डीप साइंटिफिक और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। शायद यही कारण है कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस होती है। क्या ये संकेत हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ने अपने स्ट्रक्चर्स में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा ब्लेंड किया था? कुछ रिसर्चर्स ने थ्योरीज दी हैं कि शायद इस टेम्पल का निर्माण लेविटेशन टेक्निक्स या साउंड बेस्ड कटिंग मेथड से हुआ था, जिसमें स्टोन को साउंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए कार्व किया जा सकता था। ये कॉन्सेप्ट्स आज भले ही फिक्शनल लगते हों, परंतु एंशिएंट टेक्स्ट्स में ऐसी टेक्निक्स के इनडायरेक्ट रेफरेंसेस भी मिलते हैं। महाभारत, वेदों और अन्य एंशिएंट टेक्स्ट्स में कई बार एडवांस्ड वेपन्स, फ्लाइंग व्हीकल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र मिलता है। क्या यह पॉसिबल है कि इस नॉलेज का उपयोग केवल लिटरेचर के लिए नहीं बल्कि असल कंस्ट्रक्शंस के लिए भी किया गया हो? दोस्तों, आज ये थ्योरीज हमें रोचक ज़रूर लगती है, पर इनके पीछे की पॉसिबिलिटीज़ को नकारना मुश्किल है। हो सकता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास वह नॉलेज और टेक्निक्स थी जिन्हें हम खो चुके हैं, या फिर जिन तक हमारी साइंस अभी नहीं पहुंच पाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि कैलासा टेम्पल का निर्माण इसी लॉस्ट नॉलेज का एक एग्जाम्पल है? हमारे पास आज भले ही डायरेक्ट एविडेंस ना हो, पर यह स्ट्रक्चर्स अपने आप में एक प्रूफ हैं कि एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसा था जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। शायद कैलासा टेम्पल हमें अपने अतीत की उन पॉसिबिलिटीज़ की याद दिलाने के लिए है जिन्हें हमें फिर से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इस थ्योरी में कुछ भी श्योर नहीं है, पर यह डेफिनेटली हमारी क्यूरियोसिटी को प्रोवोक करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस्ड थे। आने वाले चैप्टर में हम इन थ्योरीज को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही उन मिथ्स और साइंटिफिक एविडेंस को देखेंगे जो इस आर्किटेक्चर की ग्रैंडियर को और बढ़ाते हैं। व्योम व्यू पॉइंट पर बने रहिए। इतने अद्भुत मंदिर के निर्माण के पीछे कौन सी थ्योरीज हो सकती हैं? चलिए जानते हैं
हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स का पर्सपेक्टिव। उनके पास कौन सी थ्योरीज हैं जो कैलासा टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के रहस्यों को समझा सकती हैं? दोस्तों, जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन को एनालाइज करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है, सिर्फ ट्रेडिशनल टूल्स के इस्तेमाल से एक ही रॉक से इतने इंट्रिकेट कार्विंग्स और इतना विशाल मंदिर आखिर कैसे बनाया गया? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस टेम्पल के निर्माण में एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग और रॉक कटिंग टेक्निक्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमारे पूर्वज उस दौर में भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में काफ़ी एडवांस थे। पर क्या इन टेक्निक्स से इतना प्रिसाइज और इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाना संभव था? कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड पुली सिस्टम्स और लेवर्स का इस्तेमाल हुआ होगा, जिससे रॉक्स को मैनेज करना संभव हुआ। हालांकि इस थ्योरी को आज के पर्सपेक्टिव से देखना आसान है, पर उस समय में इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स का होना भी एक सवाल खड़ा करता है। कुछ हिस्टोरियंस यह भी मानते हैं कि उस समय की नॉलेज और टेक्निक्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में भी हमें ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ यूनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थीं, जिनके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। इस टेम्पल की मोस्ट सरप्राइजिंग बात यह है कि इसे बहुत कम समय में बनाया गया माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना प्रिसाइज और डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है। शायद इसके लिए एक लार्ज वर्कफोर्स के साथ साथ कुछ स्पेशल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई उस समय इतनी स्किल्ड लेबर और एडवांस्ड टूल्स उपलब्ध थे? आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कई थ्योरीज पेश की हैं, जिनमें से कुछ यह कहती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने कंस्ट्रक्शन को जल्दी और प्रिसाइसली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया होगा। कई रिसर्चर्स स्पेकुलेट करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में सिंपल चिजल्स के अलावा वाटर बेस्ड इरोजन टेक्निक्स और नेचुरल प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इन थ्योरीज के अनुसार वाटर और चिजल से रॉक कटिंग को मैनेज करना एक फीजिबल टेक्निक रही होगी, जिससे कार्विंग्स में इतनी डिटेलिंग आई। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जियोग्राफिकल और नेचुरल रिसोर्सेज ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर टेम्पल के आसपास के एरिया में हार्ड बेसल्ट रॉक पाई जाती है, जिससे कार्विंग का काम थोड़ा आसान हुआ होगा। ये रिसोर्सेज शायद कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को सिंप्लीफाई करने में मददगार साबित हुए। यहाँ तक कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उस समय इंडिया का इंटरेक्शन दूसरे एंशिएंट कल्चर से भी हुआ था और संभव है कि उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का कुछ इन्फ्लुएंस भी हमें इस आर्किटेक्चर में देखने को मिलता हो। इन सभी थ्योरीज से एक बात तो क्लियर है कि कैलासा टेम्पल का निर्माण हमारे एंसेस्टर्स की इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। लेकिन इन थ्योरीज के पीछे का सच क्या है, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। शायद फ्यूचर में आर्कियोलॉजी और साइंस हमें इन क्वेश्चंस का और भी बेटर आंसर दे पाए। आखिर में यह थ्योरीज हमें सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में नहीं, बल्कि एंशिएंट इंडिया की इंटेलेक्चुअल डेप्थ के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे? तो दोस्तों, यह थी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स की थ्योरीज इस अद्भुत कैलासा टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आगे के चैप्टर्स में हम और भी एक्साइटिंग मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करेंगे। वियोम व्यू पॉइंट पर जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इतनी गहराई से कैलासा टेम्पल के रहस्यों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई यह टेम्पल सिर्फ इंसानी हाथों से बना है या इसमें किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का योगदान है? आज हमने उन थ्योरीज और इनसाइट्स का जर्नी किया जिनसे यह साबित होता है कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग और आर्ट के प्रति समझ कितनी प्रोफाउंड थी। दोस्तों, कैलासा टेम्पल के बारे में जितना जानने की कोशिश की, उतना ही यह एहसास हुआ कि हमारे इतिहास में ऐसे कई अनसुलझे रहस्य छुपे हैं जो हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करते हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा कि इतनी बड़ी संरचना को एक ही रॉक से कार्व किया गया? हमने देखा कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स की थ्योरीज एक कॉमन क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमती है। क्या उस समय के टूल्स और टेक्निक्स से ऐसा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल था, या फिर इसमें कोई ऐसा लॉस्ट नॉलेज शामिल था जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आज भी हम इस मॉन्यूमेंट को देखकर अपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ऐसा निर्माण आज के समय में चैलेंजिंग लगता है। ये हमें एंशिएंट इंडिया की एडवांसमेंट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया भर में ऐसे कई मार्वल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास ऐसे नॉलेज और स्किल्स थे जो आज भी कई मामलों में हमें हैरान कर देते हैं। कैलासा टेम्पल उन सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है।
व्योम व्यू पॉइंट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे एंशंट मॉन्यूमेंट्स हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए एक सीख हैं? कमेंट्स में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड करें ताकि हमारे इतिहास की ये गहरी जानकारी सभी तक पहुंच सके। कभी कभी इतिहास हमें खुद को और बेहतर समझने का मौका देता है। शायद यही कारण है कि ये एंशंट मॉन्यूमेंट्स हमेशा हमें इंस्पायर करते रहेंगे और हमारी एंडलेस क्यूरियोसिटी को फ्यूल देते रहेंगे। व्योम व्यू पॉइंट के साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के सफर में हमारे साथ जुड़ें। अगली बार हम फिर से एक नया रहस्य लेकर आपके सामने होंगे।